नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वह आप तक पहुँच सके बिना किसी देरी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना है क्या, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो किसी चीज़ को एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर कोई बुक आप स्टार्ट करते हैं तो उस बुक को स्टार्ट करने से पहले कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, तो हमारे पास में एक प्रीफेस आता है, एक फ्रंट पेज आता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रीफेस की तरह ही यहाँ पर प्रियम्बल को बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, वह हमको बताती है कि संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखित हैं और उनकी क्या क्या हमको अधिकार हैं, संविधान में क्या क्या चीज़ें निर्मित की गई हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में, इसीलिए उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब एन.ए. पालकीवाला, जो कि एक प्रख्यात न्यायविद थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा, इस संविधान की प्रस्तावना को कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इसमें संविधान की प्रस्तावना जो थी, उसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 चीज़ों को और जोड़ा गया। हालांकि ये चीज़ें संविधान में लिखित रूप से पहले से थी, पर इसको एक अच्छे से उसका सिर्फ सार निकल रहा था, उनको एक स्पेसिफिक टर्म में डिनोट कर दिया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व, एकता का भाव, एक अलग शब्द फिर से इनमें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिए गए। इसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक यह अपनाते हैं कि हम भारत में, हमारा भारत क्या है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक है, और रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक है। और इन सारी चीज़ों से इसको सिक्योर करेंगे, हमारे देश के नागरिकों को सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। किन किन आधारों पर? न्याय के आधार पर, चाहे वह सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल, इन तीनों टर्म हो या किसी भी टर्म पर न्याय के आधार पर सिक्योर किया जाएगा। सभी को स्वतंत्रता होगी, सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार स्वतंत्र होगा, और वह अपने पूजा पाठ या जो भी चीज़ें हैं, धर्म प्रचार प्रसार, वह कर पाएंगे। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर का अधिकार होगा। बंधुत्व होगा, भाईचारा, हमारे यहाँ हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी अपनाया कब गया, जब हमारा संविधान क्या हुआ, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में आत्मसात कर ली गई। इसमें इंग्रेडिएंट क्या थे, जो अभी हमने विषय वस्तु पढ़ी, उन्हीं को एक अलग अलग पैटर्न में पॉइंट वाइज बताया गया है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी पूरी शक्तियाँ वह किसके हाथों पर हैं, पूर्ण रूप से हम भारत के नागरिक यानी जनता पर, हम भारत के नागरिक यानी कि जनता पर ही सारी शक्तियाँ हैं। सुप्रीम पावर किसके हाथ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर बताया गया कि सुप्रीम पावर है भारत की जनता के हाथों पर। नेचर ऑफ, हमारे भारत का जो प्रकार है, प्रकृति है, वह किस तरीके से है? यह संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। इसका उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है जस्टिस, न्याय हो गया, लिबर्टी हो गई, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये सारे किसके हैं? ऑब्जेक्ट हैं। और अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया। अब इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिटेल में जान लेते हैं। सोवर्ज, सोवर्ज का मतलब है संप्रभु। संप्रभु को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि संप्रभु मतलब स्वयं का प्रभु। वह किसी भी, हमारा भारत क्या है, हमारा जो भारत देश है, वह किसी पर निर्भर नहीं है, ना किसी का अधिकार क्षेत्र पे आता है। वह अपने फैसले लेने पर स्वयं सक्षम है, चाहे वह आंतरिक मामले हों या बाहरी मामले हों, वह स्वयं सक्षम होता है कि अपने फैसलों को लेने पर। साथ ही साथ में बताया गया है कि सोवरेन स्टेट के होने के कारण इसमें यह भी अधिकार है कि वह
किसी भी बाहरी सीमा को, विदेशी सीमा को, क्षेत्रों को अपने अंदर अधिग्रहित कर सकता है, ले सकता है, और अपनी स्वेच्छा से चीज़ें दूसरे राज्यों को लिए छोड़ भी सकता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि बांग्लादेश जो अलग से हिस्सा बनाया गया, बांग्लादेश जो बनाया गया, वह क्या किया गया, अपना क्षेत्र को तोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर ही तो बनाया गया कि उनको एक अलग से क्षेत्र दे दिया, अपनी जमीन का टुकड़ा उनको दे दिया कि लो भाई अपना देश बनाओ। इस तरीके से क्या है, यह बात यहाँ पे बताई गई। आगे देखते हैं हम सोशलिस्ट। हमारा देश क्या है, समाजवादी है। यहाँ पर अनेक धर्मों, जातियों के, भाषाओं के लोग रहते हैं मिलकर। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कही गई है कि हमारे यहाँ पर कई सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर दो तरीके की समाजवादियाँ हैं। इंडियन ब्रांड ऑफ द सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारी जो समाजवादी है वह किस तरीके की है, लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारे यहाँ पर, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, इसी साम्यवादी समाजवाद को हम क्या कहते हैं, राज्य समाजवाद भी कहते हैं। अब राज्य समाजवाद क्या होती है, जिसमें पूरा अधिकार किसके अंतर्गत आता है, वह आता है राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत आता है। यानी कि जितनी भी अधिकार, जो भी चीज़ें होंगी उस पर, सारी चीज़ों पर अधिकार किसका होगा, राष्ट्रीय सरकार का होगा। और लोकतांत्रिक में किसका होता है, लोकतांत्रिक में सभी का, लोकतांत्रिक सोशलिज्म का मतलब होता है सभी का बराबर का अधिकार हो। इस तरीके से यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, और आगे देखते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड, यहाँ पे बताया गया है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किस तरीके से है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पर है, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों क्या है, मिलकर काम करते हैं। एट द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसका उद्देश्य है गरीबी और बीमारी और जो असमानता है उसको हटाना और अवसर की समानता लाना। ठीक है, इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ, यह किसका मिक्सचर है, यह मिलता जुलता स्वभाव है। जो हमारा भारतीय समाजवाद है यह है मार्क्सिज्म और जो गांधीवाद है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत और जो गांधीवादी सिद्धांत थे उन सभी का मिला जुला समन्वय है, क्या है, हमारा भारतीय समाजवाद। कहीं ना कहीं 1991 में जो मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिक मिनिस्टर होते टाइम पर कुछ चीज़ें में चेंजेस आए थे, जो कि थे 1991 में, जिसको LPG स्कीम बोला गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीतियाँ आई थी, इनसे समाजवाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुआ है, तो जो कि लचीला बन गया हमारा समाजवाद। फिर हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता। हमारे भारत देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें किसी भी राज्य या राष्ट्र को कोई विशेष धर्म की बात नहीं कही गई। यहाँ पर सभी धर्म मिलकर रहते हैं। 42वें संविधान संशोधन में ये भी जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में 74 में इसकी सुनवाई की और 76 में इसको जोड़ दिया गया। Although the word secular state were not expressly mentioned in the constitution, can be no doubt to be constitution makers wanted to establish such a state according to article 25 to 28. Fundamental rights to the freedom of religion have been included in the constitution. पहले क्या था, इसको कहीं पर भी यह व्यक्त नहीं किया गया था, कहीं पर भी इसको व्याख्या नहीं दी गई थी सेकुलरिटी की। फिर इसको 25 से आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा को देखते हुए, धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता को मानते हुए इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिए हैं, जिनके तहत यहाँ पर सेकुलरिटी की बात कही गई। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म। ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री irrespective of their strength have the same status and the support from the state. हमारे भारतीय संविधान में क्या बोला गया है, चाहे वह कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के लोग हों, भले वह कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उनको समान अधिकार मिलेंगे, उनको अपने धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार मिलेगा और उनको पूर्ण अवसर दिया जाएगा अपने धर्म की मान्यता का। फिर हमारे देश पे यहाँ पे संविधान में बताया गया डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज
stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people। क्या अभी हमने पढ़ा था कि पूरी ताकतें किसके हाथों में दी गई हैं? टेक्स्ट में हमने पढ़ा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो भी सुप्रीम पावर दी गई है या किसके हाथों में है? जनता के हाथ पर है। भारत की जनता के हाथ पर पूरी सर्वोच्च शक्तियां दी गई हैं। और यही चीज़ क्या दिखाती है? यही चीज़ बताती है कि हमारा जो राष्ट्र है वह डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ऑफ। अब लोकतंत्र को भी क्या है? दो प्रकार के लोकतंत्र है, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट। सीधे तौर पर और कहीं से घुमा फिरा कर दूसरी तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर बात की जाए तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर्स। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं कि किस तरीके से, कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चुनता है, किसी का रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और उस रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है सरकार बनाने के लिए, वह सरकार में शामिल होता है और वह फिर नियम बनाना चालू करते हैं सरकार में होते हुए, तो ये क्या हो गया? यह हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन द केस इन द सुप्रीम स्विट्जरलैंड। एक एग्जाम्पल दिया गया जैसे स्विट्जरलैंड में है कि स्विट्जरलैंड में क्या है कि मेजॉरिटी देखी जाती है कि अगर सीधे तौर पे कोई फैसला बनाना है तो मान लीजिए कि 15 लोग हैं तो 15 लोगों में से 10 लोगों ने हाथ ऊपर किए कि हाँ हम इस फैसले से सहमत है और 5 लोग कहते हैं कि नहीं हम इस फैसले से नहीं सहमत है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट वोटिंग हो गई। जनता ने साफ तौर पर बोल दिया 10 लोगों ने कि हम सहमत है, तो 10 लोगों की बात मानते हुए उस फैसले को पारित कर दिया जाएगा और 5 लोगों को अनदेखा कर दिया जाएगा। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। और इनडायरेक्ट में जैसे अभी मैंने बताया कि किसी एक व्यक्ति को काफ़ी सारे लोगों ने वोट देकर अपना मतदान अधिकार को उपयोग करते हुए किसी एक व्यक्ति को चुना और वह व्यक्ति सरकार में जाता है और नियम बनाने की शक्तियां पा लेता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जो कि क्या कहलाती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहलाती है, क्योंकि नेतृत्व वाली लोकतंत्र हो जाते हैं। इसको भी दो तरीके से बांटा गया है, पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंसी। एक संसदीय लोकतंत्र और एक राष्ट्रपतीय लोकतंत्र। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड द एक्शंस। अब इसमें क्या होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र में क्या हो जाता है कि जो भी कार्यपालिका है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है? लेजिस्लेचर, विधायिका की नीतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है और उनको उनका कार्यपालन करने का जो भी है उस पर निर्भर हो जाती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द अब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक चार्टर ऑन द इंडियन पॉलिटी। यह हमारे संविधान में क्या है? जो डेमोक्रेटिक बोला गया है। तो लोकतंत्र में क्या चीज़ें बताई गई? व्यस्क मताधिकार, समयांतराल पर समय समय पर चुनाव का जो होते हैं, नियम बनाने की शक्तियाँ, न्याय की स्वतंत्रता, न्याय जो भी न्यायालय हैं, न्यायिक समीक्षाओं की संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता और भेदभाव की अनुपस्थिति। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा कहाँ बताया गया है? इसको ये सारी चीज़ें बताई गई हमारे संविधान में और हमारे भारत देश को लोकतांत्रिक बोला गया है। फिर द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रियम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यह केवल जो हमारी डेमोक्रेसी बोली गई ये ना केवल पॉलिटी बस के लिए नहीं बोली कि राजनीति बस में ये चीज़ें मानी जाएंगी, बल्कि ये क्या करती है? समाज के रूप में, चाहे वह अर्थव्यवस्था या आर्थिक रूप से, या इन सारी चीज़ों के भी शामिल करती है। इस तरीके की डेमोक्रेसियों को भी शामिल करती है। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 1997 द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेंशन टू एस्टेब्लिश द एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस इन अ सोशल एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक। कि सभी को क्या होगा? समान रूप से अपने न्याय का अधिकार होगा। सामाजिक जो असमानताएं हैं या जो आर्थिक असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट
कि 1997 फैसले पे आया। फिर हम बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो डेमोक्रेसी पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। जो हमारा लोकतंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है कि मोनार्की एंड द रिपब्लिक। तो मोनार्की एक होता है जिस पर संपूर्ण प्रभुत्व किसका होता है, राजा या रानी का, और रिपब्लिक यानी कि किसी गणतंत्र के बारे में बात की गई है। तो द इन अ मोनार्की में बता दिया कि किसी राजा या रानी का सीधे संपूर्ण प्रभुत्व होता है, तो वह हो गया मोनार्की, जो कि एक एग्जाम्पल है ब्रिटेन। इन अ रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स्ड पीरियड। ये क्या होता है यूएसए में, कि यहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है अपने हेड को, जो कि समय अंतराल पर उसके चुनाव होते रहते हैं। ठीक है, समय समय पर इसके चुनाव होते रहते हैं। जैसे कि यूएसए में हम बोलते हैं कि यूएसए में क्या है, 4 साल का टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है वहाँ के रिपब्लिक हेड का। हाल ही में अभी या वहाँ पर कौन है हेड, डोनाल्ड ट्रंप। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर। और हमारे यहाँ पर जो प्रियम्बल में बताया गया कि अगर प्रियम्बल में बोला गया कि हमारा देश रिपब्लिक है तो हमारे यहाँ पर भी हेड होता होगा। तो हेड कौन है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली। तो क्वेश्चन आएगा तो हम जवाब दे देंगे कि हम जवाब क्या दे देंगे कि इनडायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और उसका टेन्योर कितना होता है, जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वह 5 ईयर होता है हमारे इंडिया में। ठीक है, द रिपब्लिकन सो मीन्स टू मोर थिंग्स, one vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like king, second the absence of any privileged class and hence all the public। और क्या बात बोली गई है कि जो रिपब्लिक की बात कही गई वहाँ पर किसी एक पर पूरी ताकत ना देते हुए ताकतों को श्रेणीबद्ध रूप से बांट दिया जाता है अलग अलग संस्थाओं में। किसी राजा के तौर पर एक किसी को राजा बनाकर पूरी ताकतें नहीं दी जाती हैं। यह रिपब्लिकन चीज़ की बात बताई गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जो कंटेंट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं वह पसंद आए होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।